डीडी नेशनल पर देश का नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बिहार दौरा, नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का करेंगे उद्घाटन, भग्नावशेष का भी करेंगे अवलोकन। 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित लोग होंगे शामिल। देश में लागू हो गया नया डाक कानून, जीवन को आसान बनाने के लिए समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। हरियाणा में चुनाव से पहले कांग्रेस को जबरदस्त झटका, पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की बहू किरण चौधरी का कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा, आज बीजेपी में होंगी शामिल। शराब घोटाले में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज हो रही है खत्म, राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। भीषण गर्मी और लू झेल रहे उत्तर भारत में आज भी रहेगी हीट वेव की मार। गुजरात, चेन्नई, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश ने दिलाई राहत, लेकिन असम में बाढ़ से हालात खराब। रूस के राष्ट्रपति पुतिन 24 साल के बाद पहुंचे उत्तर कोरिया, किम जोंग उन ने पुतिन का किया स्वागत। अमेरिका ने दोनों देशों के बीच गहराते सहयोग पर जताई चिंता। पेरिस ओलंपिक से पहले नीरज चोपड़ा ने दिखाया दम, 85.97 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ पाओ नूर्मी गेम्स में जीता स्वर्ण पदक। आईसीसी टी20 विश्व कप में आज से शुरू होगा सुपर 8 का रोमांच। पहले मुकाबले में आज मेजबान अमेरिका के सामने दक्षिण अफ्रीका की चुनौती। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर होंगे और यहां पर पीएम राजगीर स्थित अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित कैंपस का उद्घाटन करेंगे। इस उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित गण शामिल रहेंगे। बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन शिक्षा का ऐसा केंद्र जिसको आक्रांताओं ने तबाह तो कर दिया था, लेकिन शिक्षा का यह केंद्र एक बार फिर से जन सेवा के लिए, शिक्षा के विश्वव्यापी प्रसार के लिए तैयार खड़ा है। प्रधानमंत्री राजगीर स्थित अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। वह नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित कैंपस का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नालंदा विश्वविद्यालय के नेट जीरो परिसर का शुभारंभ करने वाले हैं, जो 455 एकड़ में 1749 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। ये सौर संयंत्र, घरेलू और पेयजल शोधन संयंत्र, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए जल पुनर्चक्रण संयंत्र, 100 एकड़ जल निकाय और कई अन्य पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं के साथ आत्मनिर्भर रूप से कार्य करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण भी करेंगे। मैं समझता हूँ कि बड़ा एक अनूठा दिन है, ये एक बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है। विश्व गुरु बनाने वाले जो हमारा एक प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय था, उसका जो एक नवीनीकरण जो एक प्रकार से किया गया, क्योंकि वो विध्वस्त होने के बाद बड़े अंतराल तक वो बंद रहा, वो शिक्षण नहीं हुआ, संभव नहीं हुआ। वो सारा विश्वविद्यालय जो नालंदा था, जो स्वप्न था, वो हमारे लिए अब साकार हो रहा है। इसमें बहुत बड़े योगदान है, उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उनका एक गहरी सोच है। विश्वविद्यालय के परिसर में 40 कक्षाओं वाले 2 शैक्षणिक ब्लॉक हैं, जिनकी कुल बैठने की क्षमता 1900 है। इसमें 300 सीटों की क्षमता वाले 2 सभागार हैं। इसमें लगभग 550 छात्रों की क्षमता वाला एक छात्रावास भी है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, 2000 व्यक्तियों तक की क्षमता वाला एम्फी थिएटर, फैकल्टी क्लब और खेल परिसर सहित कई अन्य सुविधाएं भी हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग के रूप में की गई है।
इस उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित गण भी शामिल होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे कई देशों के छात्र छात्राएं भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना से नालंदा के गौरवशाली अतीत को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया है। इस परिसर में विगत सत्र में 26 देशों के बच्चे अध्ययन कर रहे थे, जिनमें उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के देशों के छात्र शामिल हैं। ये पवित्र भूमि है, शांति और ज्ञान की भूमि है। नालंदा से कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश में नया डाक कानून लागू हो गया है। डाकघर अधिनियम 2023 ने भारतीय डाक अधिनियम 1898 का स्थान लिया है। इसका मकसद नागरिक केंद्रित सेवाओं और सरकारी योजनाओं के लाभों को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए एक सरल विधायी ढांचा तैयार करने के साथ ही जीवन को आसान बनाना है। नए कानून में डाकघर को पहले दिए गए पत्रों को एकत्र करने, संसाधित करने और वितरित करने का विशेषाधिकार बंद कर दिया गया है। अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार के लक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए नए कानून में कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है। अधिनियम में यह भी कहा गया है कि डाक सेवा महानिदेशक को भारतीय डाक का प्रमुख नियुक्त किया जाएगा। उनके पास सेवाओं के शुल्क और डाक टिकटों की आपूर्ति सहित विभिन्न मामलों पर नियम बनाने की शक्तियां होंगी। संसद ने पिछले साल दिसंबर में डाकघर विधेयक 2023 पारित किया था। दिल्ली में कल केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर एनडीए के नेताओं की बैठक हुई। सूत्रों की माने तो तकरीबन 1.25 घंटे तक चली इस बैठक में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा हुई। 24 तारीख से शुरू हो रहे संसद सत्र में एनडीए की योजना को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई और इस बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल, अन्नपूर्णा देवी के अलावा सहयोगी दलों में से ललन सिंह और चिराग पासवान भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि हरियाणा में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होंगे। उससे पहले कांग्रेस को एक तगड़ा झटका लगा है। यहां पूर्व मुख्यमंत्री बंसी लाल की बहू और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। आज दोनों बीजेपी में शामिल होंगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए किरण और श्रुति ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने की जानकारी दी। किरण चौधरी ने अपने इस्तीफे में लिखा कि 4 दशक तक मैं कांग्रेस पार्टी की वफादार सिपाही रही और मैंने बंसीलाल और सुरेंद्र सिंह की विरासत को आगे बढ़ाया, लेकिन दुखद है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति की जागीर बनकर रह गई है और वहां मेरे जैसे लोगों की आवाज के लिए कोई जगह नहीं बची है। किरण चौधरी 2005 से हरियाणा की तोशाम विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। 2014 में विधानसभा में कांग्रेस की नेता सदन भी रही हैं, जबकि श्रुति चौधरी भिवानी महेंद्रगढ़ की सांसद रह चुकी हैं, लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला। पूरे उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ तक लोग गर्मी की मार झेल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के थपेड़े अब जानलेवा हो गए हैं। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल के कई हिस्सों और ओडिशा, झारखंड, बिहार और जम्मू संभाग के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त लू चल रही है। इस बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई एक हिस्सों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। कल सर्वाधिक तापमान उत्तर प्रदेश के उरई में 46.4 डिग्री था। आज भी इन इलाकों में हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट है। और वहीं दिल्ली में जल संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा है। लोगों के लिए पीने के पानी के लिए घंटों में लाइन में खड़े होकर टैंकर से पानी भरने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार समस्या का निराकरण करने के बजाय आरोप मढ़ने में व्यस्त है। ओखला में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। लोग पानी के लिए टैंकर पर चढ़ जा रहे हैं। ऐसे में जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। एक और जहां उत्तर भारत में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर पूर्वी भारत में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। उधर मौसम विभाग ने उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम और सिक्किम के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर
अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना के साथ रेड अलर्ट जारी किया है और इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में भी अत्यंत भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान मेघालय में काफी भारी बारिश दर्ज की गई। इसी के साथ मंगलवार या 19 जून को तमिलनाडु के कई एक हिस्सों में हवाओं के साथ बारिश हुई और मध्य प्रदेश के ग्वालियर सहित भावनगर, गुजरात के पालिताना में तेज बारिश हुई। वहीं तमिलनाडु और ओडिशा के कई एक हिस्सों में बारिश देखने को मिली। असम में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ की स्थिति और भी खराब हो गई है। ताज़ा जानकारी के अनुसार 15 जिलों के 470 गांव बाढ़ से जूझ रहे हैं, जिससे लगभग 1,60,000 लोग प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिला करीमगंज है, जहां पर करीब 1,52,000 लोग प्रभावित हैं। हैलाकांडी जिले में बाढ़ में एक व्यक्ति की जान चली गई, जिससे राज्य में इस साल बाढ़ के दौरान मरने वालों की संख्या 26 हो गई है। कानपुर में कोपिली नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बारिश के कारण कई अन्य नदियों का स्तर भी बढ़ रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत शिविरों की संख्या बढ़ाकर 43 कर दी गई है, तो वहीं 5,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। बचाव अभियान के तहत करीमगंज जिले में 39 नावें तैनात की गई हैं। सोमवार को यहां से 273 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। उत्तराखंड में ऋषिकेश के एक जंगल में आग लग गई, जो कि पास में स्थित एक फैक्ट्री गोदाम तक फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां और एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई और आग को बुझाने का प्रयास जारी है। वहीं जम्मू कश्मीर के रामनगर वन प्रभाग के चलारा वन में भी भीषण आग लग गई। मुंबई के बीएमसी मुख्यालय को एक धमकी भरा ईमेल मिला है। मुंबई पुलिस के मुताबिक किसी अज्ञात व्यक्ति ने मुख्यालय को उड़ाने की धमकी दी है। सूचना मिलते ही पुलिस ने बीएमसी मुख्यालय की जांच की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इस मामले में अभी आगे की जांच जारी है। और उत्तरी सिक्किम में पिछले सप्ताह से फंसे 1,200 से अधिक पर्यटकों को निकालने का काम लगातार चल रहा है। नागरिक प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों में तीव्रता लाने के लिए त्रिशक्ति कोर के जवान भी बड़े पैमाने पर मदद करते नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में भूस्खलन के कारण पर्यटकों को पैदल और वाहनों के जरिए सुचारू संपर्क वाली जगहों पर ले जाया जा रहा है। बीएसएफ के जवानों ने अमृतसर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में नशीले पदार्थों की मौजूदगी की आशंका को लेकर देर रात एक तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान हेरोइन का एक पैकेट बरामद किया गया। इसके अंदर कैलिबर का एक राउंड भी मिला है। बता दें कि बरामदगी अमृतसर जिले के गांव काहनगढ़ से सटे सीमा सुरक्षा बाड़ से आगे इलाके में हुई है। और आइए अब समय हो गया है योग का। उत्तराखंड में आगामी 21 जून को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वहीं योग नगरी ऋषिकेश में साल भर देश विदेश से लोग योग करने आते हैं। ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि योग रोजाना करना चाहिए। इस बात को अब विश्व स्तर पर लोग जान चुके हैं। दुनिया ने भारत की इस देन को स्वीकार किया है और एक सुखी, स्वस्थ और निरोगी जीवन जी रहे हैं। मुझे लगता है कि ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अपने आप में एक मील का पत्थर है। पहले योग केवल सत्संग रूम में या छोटे से कमरे में होता था या बंद कुटियाओं में होता था। जब से भारत के ऊर्जावान, तपस्वी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने योग को अपने जीवन का अंग बनाया और साधना करते करते उसके लाभ से खुद को परिचित कराया कि यस इट वर्क्स, एंड पता लगा कि योगा इज़ द वे, तब उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में जब प्रस्ताव रखा, 177 देशों ने
थोड़े ही समय सीमा के अंदर उसको पास किया। और सच मानिए पिछले 10 वर्षों में योग केवल कुछ लोगों का नहीं, अब तो लगता है कि जहाँ जाओ वहाँ योग है। और साध्वी भगवती सरस्वती ने कहा कि परमार्थ निकेतन में 21 जून को वृहद स्तर पर योग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वैसे तो प्रतिदिन ही योग किया जाता है, लेकिन परमार्थ निकेतन में योग दिवस से 10 दिन पहले से ही सुबह 6 से 7 बजे तक योग क्लास शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि योग है तो हम हैं, नहीं तो कुछ नहीं। यहाँ ऋषिकेश योग नगरी है। This is the land of the sages and the saints and the rishis. This is the land of yoga. It's the land of transformation, of awakening, of healing. और सबके लिए मैं देख रही हूँ यहाँ परमार्थ निकेतन में, ऋषिकेश में, कि रोज पूरा विश्व के लोग आते हैं योग सीखने के लिए, but not just सीखने के लिए. They are learning yoga and they are becoming yoga. Yoga is transforming their lives. और वहीं देश विदेश से आए योग करने वालों ने दूरदर्शन समाचार से खास बातचीत करते हुए योग की बेजोड़ महिमा और फायदे के बारे में बताते हुए सभी लोगों से योग करने का अनुरोध किया। The reason I wanted to come to Rishikesh specifically to study yoga is because in the West, I think yoga has been very far removed from its original roots. This is my first time in India. It's the first time at this ashram. I've come here to deepen my yoga experience. For me, yoga is life. It's allowed me to go into deeper aspects of myself to discover further of who I am. To me, yoga it's a science for living. It teaches us how to, as it says, to unite and to live in that unity. And you look around in the world today and there's so much disharmony, so much disease, and this all comes from this separation from the reality of who we are, that is one with the divine. And so for me, I aspire every day to live every moment moving towards unity, towards yoga. I just come to Rishikesh, yoga capital in the world, because I really want to detox my body and go further the Western habits. So I just come to India. Because yoga is union. So my Seva service here is giving art classes to the Rishi Kumares and also working media with my gurus Sadhguruji and Swamiji. Importance of yoga in the whole world. This beautiful science, this sacred way of living that has been around for so many years, kept by our saints, our rishis, our sages, and now practiced all over the world with so many benefits, not only physical but also mental, emotional, energetic benefits. और जैसे कि योगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून हम मनाने जा रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि इस बार का योगा के थीम योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट है, तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ। देखा जाए योगा के बारे में, महिलाओं के लिए योग क्यों ज़रूरी है, अगर देखा जाए तो आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है बिल्कुल चेंज हो गया है। महिलाओं को बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो हार्मोन्स की हो, चाहे वो कमर दर्द की हो, चाहे बहुत सी, मगर इसका हम इलाज योगा के द्वारा कर सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की। चेन्नई इस साल पहली बार मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेज़बानी कर रहा है। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के रेड कारपेट के कार्यक्रम के दौरान प्रेस सूचना ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक एम अन्नादुराई ने बताया कि अगले साल से इस महोत्सव को यहीं आयोजित करने की योजना है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की सभाओं से शिक्षाविदों और व्यवसायियों को अनुभव का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच मिलेगा। साथ ही साथ इस फेस्टिवल से मीडिया और सिनेमा स्टडीज़ की पढ़ाई करने वाले छात्रों को फायदा होगा। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के पूर्व उपाध्यक्ष श्री रामकृष्णन सहित कई प्रतिष्ठित मेहमानों ने रेड कारपेट के इस कार्यक्रम में भाग लिया।
और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 24 साल बाद उत्तर कोरिया की यात्रा पर पहुंचे। पुतिन का प्योंगयांग के हवाई अड्डे पर उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने स्वागत किया। पुतिन 24 वर्षों में उत्तर कोरिया की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उत्तर कोरिया ने यूक्रेन में उनकी सैन्य कार्रवाइयों के लिए देश के दृढ़ समर्थन की सराहना की। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की उत्तर कोरिया की यात्रा पर पेंटागन ने चिंता जताई है। पेंटागन के प्रवक्ता मेजर जनरल पैट्रिक राइटर ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि रूस और कोरिया के बीच गहराता सहयोग चिंता का विषय है, खासकर उन लोगों के लिए जो कोरिया प्रायद्वीप में शांति और स्थिरता बनाए रखने में रुचि रखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चुनावी वर्ष में बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, जिससे अमेरिका में बिना किसी वैध स्थिति के रह रहे लाखों अप्रवासियों को राहत मिलने के साथ अमेरिकी नागरिकता मिलने का रास्ता भी साफ हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने कल घोषणा की कि बाइडेन प्रशासन आने वाले महीनों में कानूनी स्थिति के बिना रह रहे अमेरिकी नागरिकों के कुछ जीवन साथियों को स्थायी निवास और अंततः नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देगा। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने विस्कॉन्सिन में रैली की, जिसमें उन्होंने अपने अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार के रूप में पेश करने की कोशिश की। पूर्व राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के अप्रवासियों को नागरिकता देने वाली योजना को तुरंत वापस लेने की भी कसम खाई। ट्रंप ने कहा कि जब वे राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे तो बाइडेन की एमनेस्टी योजना को रद्द कर देंगे। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रट नाटो के अगले महासचिव हो सकते हैं। हंगरी और स्लोवाकिया का समर्थन मिलने के बाद मार्क रट के नाटो प्रमुख बनने की संभावना बढ़ गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ वॉशिंगटन में प्रेस वार्ता करते हुए नाटो महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग ने इस खबर की ना पुष्टि की ना ही इससे इनकार किया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मार्क रट नाटो महासचिव बनने के सबसे प्रबल उम्मीदवार हैं। अमेरिका में भीषण गर्मी का कहर जारी है। फिनिक्स में पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया है, तो वहीं गर्मी के मौसम के शुरुआती हफ्ते में शिकागो समेत कई शहरों में गर्मी का रिकॉर्ड बन रहा है। लू का असर होने के कारण कल करोड़ों लोगों के लिए हेल्थ अलर्ट एडवाइजरी जारी की गई। फिनिक्स में तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मध्य पश्चिम के राज्यों में कल से भीषण गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, जिससे राष्ट्रीय मौसम सेवा ने खतरनाक और लंबी अवधि की गर्मी की लहर कहा है। शिकागो ने सोमवार को 36.1 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ 1957 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एआई टेक्नोलॉजी में आए बूम ने अमेरिकी कंपनी एनवीडिया को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बना दिया। इसने टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे छोड़ दिया है। चिप बनाने वाली इस कंपनी के शेयर मंगलवार को 3.2% बढ़कर $135.21 पर पहुंच गए, जिससे इसका मार्केट कैप $3.326 ट्रिलियन हो गया। अभी कुछ दिन पहले ही इसने आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को पछाड़कर दूसरा स्थान हासिल किया था। और अब खबर खेल की। भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने कल इतिहास रच दिया। उन्होंने पाओ नूर्मी गेम्स 2024 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ये पहली बार है जब नीरज ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक को अपना बनाया। 2022 में पाओ नूर्मी गेम्स में नीरज को रजत पदक से संतोष करना पड़ा था। हालांकि इस बार उन्होंने 85.97 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में आज से सुपर 8 के मुकाबले शुरू हो रहे हैं। पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका और पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही अमेरिका के बीच है। अमेरिका पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेलते हुए सुपर 8 के स्टेज में पहुंची है। क्रिकेट के मैदान पर दोनों टीमें पहली बार आमने सामने होंगी। ये मुकाबला आज गोवा में खेला जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीटी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आगे आप देखेंगे नया सवेरा। अभी दीजिए अनुमति। नमस्कार।